एक लड़का और एक लड़की जो रॉन्ग नंबर के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्यार का अंत इतना भयानक होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर की। सीतापुर का एक थाना पड़ता है पिसावा। पिसावा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सरवाडी, और इसी सरवाडी गांव का रहने वाला है केदारनाथ। केदारनाथ जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। केदारनाथ के परिवार में उसकी पत्नी जया रानी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भोलानाथ। भोला जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। बात कर रहा हूं मैं 13 मई की रात के लगभग 8 बजे के आसपास की। दरअसल भोला जो अपने घर में खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आता है। फोन जैसे ही आता है, भोला फोन पर बातचीत करते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है। भोला अपने घर से बाहर निकल तो जाता है, लेकिन देर रात तक भी जब अपने घर पर नहीं आता है, केदारनाथ अपने बेटे के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब भोला का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से केदारनाथ काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद केदारनाथ अपने बेटे की हर जगहों पर तलाश करता है। देखते ही देखते 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके भोला के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 16 मई को इधर गांव के बगल कबीरा बाबा के जंगल में एक लड़के की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र है लगभग 24 से 25 साल के आसपास। दरअसल उसके गले में एक गमछा लपेटा हुआ था। उसके गले का निशान देखकर साफ लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो लोग उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, ये सरवाडी गांव का रहने वाला भोलानाथ है। भोलानाथ की जब शिनाख्त हो जाती है, पुलिस इस बात की जानकारी भोला के पिता केदारनाथ को देती है। इधर केदारनाथ का पूरा परिवार जब घटनास्थल पर पहुंचता है, भोला की डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बारे में केदार से पूछताछ करती है। तो केदार पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा 2 दिन पहले रात के लगभग 8 बजे के आसपास फोन पर किसी से बातचीत करते हुए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस घर ही नहीं आया। केदारनाथ जब मोबाइल का नाम लेता है, पुलिस घटनास्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को भोला का मोबाइल बरामद नहीं हो पाता है। इसीलिए पुलिस अब केदार से भोला का मोबाइल नंबर लेती है और फिर उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर भोला पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करता आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी रेखा के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेखा जो भोला के ही बगल की रहने वाली है। रेखा जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास, जो भोला के पड़ोस की ही रहने वाली है। रेखा के पिता का नाम है भगवती राम। दरअसल पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है
कि भोला ने आखिरी बार रेखा से ही बातचीत किया था। लेकिन पुलिस जब रेखा के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना वाले दिन रेखा ने भोला के साथ साथ एक और भी नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोहम्मद अनस के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर 18 मई को रेखा के घर पर जाती है और रेखा को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर रेखा से भोला की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रेखा मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रेखा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रेखा के घर वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल भगवती के परिवार में उसकी पत्नी रामश्री के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी है रेखा। दरअसल भोला और रेखा पड़ोस के रहने वाले ही नहीं हैं, बल्कि बचपन से ही एक साथ ही पढ़ाई करते हैं और एक साथ ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं। लेकिन दोनों जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। भोला और रेखा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चलता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार रेखा और भोला शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इसीलिए एक दिन रेखा भोला से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर वाले हमारी शादी की मंजूरी देंगे? इस पर भोला उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम दोनों एक ही जाति बिरादरी के हैं। तुम्हारे और हमारे घर वाले एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब समय आएगा मैं हमारी शादी के बारे में अपने घर वालों से बातचीत कर लूंगा। भोला जब दिलासा देता है, रेखा भी उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन इसी बीच एक दिन रेखा जब अपनी सहेली के नंबर पर फोन कर रही थी तो गलती से एक नंबर गलत डायल हो जाता है और वो फोन एक लड़के के पास पहुंच जाता है जिसका नाम है मोहम्मद अनस। अनस जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो हरदोई जिले के गोपामऊ गांव का रहने वाला है। अनस के अब्बू का नाम है नबी अहमद। हालांकि रेखा जब पहली बार गलती से अनस के नंबर पर फोन करती है, अनस भी रेखा से इतने बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि कहीं ना कहीं रेखा को भी अनस की बातें पसंद आ जाती है। हालांकि उस दिन तो रेखा अनस से थोड़ी बहुत बातचीत करके फोन रख तो देती है, लेकिन अनस की बातें उसके दिल में बैठ जाती है। दरअसल रेखा सोचने लगती है कि वो अनस से बातचीत करे या फिर नहीं। जब 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है, जब रेखा से रहा नहीं जाता है, आखिरकार रेखा फिर से अनस के नंबर पर फोन कर देती है। इधर अनस भी उसके फोन आने का इंतजार कर रहा था। रेखा जब दूसरी बार अनस के नंबर पर फोन करती है, उसके बाद बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनस भी अपने बारे में रेखा से सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से रेखा और अनस के बीच में दोस्ती ही नहीं हो जाती है, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन रेखा का जब अनस के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रेखा के पहले प्रेमी भोला को कभी मालूम नहीं
नहीं चलता है। दरअसल रेखा और अनस फोन पर बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि मिलने का वादा भी कर लेते हैं। और एक दिन पहली बार जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, अनस जब पहली बार अपने सामने रेखा को देखता है तो रेखा की खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद अनस और रेखा के बीच में भी मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन रेखा जब अनस से मिलना जुलना शुरू करती है, धीरे धीरे भोला को भूलना शुरू कर देती है। दरअसल भोला जब भी रेखा से मिलने के लिए कहता है, रेखा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भोला को कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर शक चला जाता है। दरअसल भोला सोचने लगता है कि आखिरकार रेखा उससे मिलना क्यों नहीं चाहती है। इसीलिए भोला अब सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार भोला को यह मालूम चल जाता है कि रेखा का अनस के साथ भी प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। भोला को जैसे ही सच्चाई मालूम चल जाता है, भोला रेखा को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा भोला की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। भोला जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रेखा जब उसकी कोई बात नहीं मानती है, भोला अब रेखा से मुलाकात करने के लिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल भोला और रेखा जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, भोला उस पल का कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। भोला उसी फोटो और वीडियो को दिखाकर रेखा को धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे मुलाकात नहीं करोगी तो मैं ये सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगी। भोला जब इस तरह की धमकी देता है, रेखा भी एकदम से डर जाती है और भोला की बात मान जाती है। उसके बाद भोला जब भी रेखा को मिलने के लिए बुलाता है, रेखा ना चाहते हुए भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर रेखा का पिता भगवती राम अपनी बेटी की शादी हरदोई के ही एक गांव में तय कर देता है और शादी की तारीख 29 जून की रखी जाती है। इधर जब इस बात की जानकारी भोला को मालूम चलता है, भोला एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल भोला रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रेखा भोला से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। भोला फिर से उसी फोटो और वीडियो को रेखा को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये सारी फोटो और वीडियो उसी लड़के को दिखा दूंगा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। भोला जैसे ही इस तरह की धमकी देता है, रेखा एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसे सबक सिखाने का तय कर देती है। दरअसल रेखा भोला को सबक सिखाने के लिए उसी दिन ही अनस के नंबर पर फोन करती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल रेखा अनस से कहती है कि तुमसे पहले मैं अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब मैं तुमसे बातचीत करने लगी मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन वो लड़का बार बार मेरी गंदी फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता है और जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम करता है। रेखा जब ये सारी बातें अनस को बताती है तो अनस उससे कहता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। इस पर रेखा उसे जवाब देती है कि दरअसल मैं वही शादी करना चाहती हूँ जहाँ मेरे घर वालों ने तय किया है, लेकिन भोला मेरी शादी होने नहीं देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी से पहले ही भोला को इस दुनिया से हटा दो। रेखा जब अनस से भोला को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है तो अनस रेखा
रेखा से कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। इस पर रेखा उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो शादी के बाद भी मैं अक्सर तुमसे मुलाकात करूंगी और अपना सब कुछ तुम्हें दूंगी। रेखा जब अनस को इस तरह का लालच देती है तो अनस भी रेखा की बातों में आ जाता है और फिर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनस जब तैयार हो जाता है उसके बाद रेखा और अनस एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। इधर अनस अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने षड्यंत्र में अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है विपिन और दूसरे का नाम है मोनू। दरअसल ये दोनों भी अनस के ही गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद इसी षड्यंत्र के तहत 13 मई की रात के लगभग 8 बजे के आसपास खुद रेखा ही भोला के नंबर पर फोन करती है और उसे कबीरा बाबा के जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। इतने दिनों के बाद जब रेखा खुद ही भोला के नंबर पर फोन करती है तो भोला भी रेखा से मिलने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। उसके बाद रेखा अनस के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि भोला रात के लगभग 9 बजे के आसपास कबीरा बाबा के जंगल में मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम भी वहां पर पहुंच जाओ। इधर अनस अपने ही गांव से एक 4 व्हीलर को बुक करता है और उससे कहता है कि मुझे तिलक समारोह में शामिल होने के लिए सीतापुर जाना है। अनस भी अपने दोनों दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और रात के लगभग 8 बजे के आसपास जब वो हरियापुर गांव में पहुंचता है तो अपने ड्राइवर से झूठ बोलते हुए कहता है कि आगे का रास्ता काफी खराब है, मैं अपने दोस्तों के साथ पैदल ही चला जाऊंगा, तब तक तुम यहीं पर इंतजार करो। दरअसल रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास रेखा भी कबीरा बाबा के जंगल में पहुंच जाती है और थोड़ी देर के बाद भोला भी वहां पर पहुंच जाता है। भोला जब जंगल में पहुंचता है और जब अपने सामने रेखा को देखता है तो देखकर बेहद ही खुश हो जाता है। दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद अनस भी अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके बाद ये चारों मिलकर भोला की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं और भोला ने अपने गले में जो गमछा बांध कर आया था उसी का गमछा लेकर उसी के गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक भोला की मौत नहीं हो जाती है। भोला जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, रेखा उसका मोबाइल लेती है और अपने सारे फोटो और वीडियो डिलीट करके उसे स्विच ऑफ करने के बाद बगल के ही नहर में फेंक देती है। उसके बाद वहां से अपने घर चली जाती है। इधर अनस जब अपने दोस्तों के साथ वहां से भागते दौड़ते अपनी गाड़ी के पास जाता है तो अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम गाड़ी तेजी से चलाकर यहाँ से भागो, क्योंकि हम लोग जिस तिलक समारोह में गए थे वहां पर हमारा झगड़ा हो गया है और वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अनस जब इस तरीके से झूठ बोलता है, ड्राइवर भी अपनी गाड़ी काफी तेजी से रवाना कर देता है। वाकई में रेखा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस अनस के साथ साथ उसके दोनों दोस्त विपिन और मोनू को भी गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।